हेलो एंड वेलकम टू द केमिस्ट्री क्लास वंस अगेन। आज हम पढ़ते हैं कुछ बातें पिनाकॉल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट के बारे में, जो कि एक इम्पॉर्टेंट टेम रिएक्शन है, जो कंपटीशन के हिसाब से भी इम्पॉर्टेंट है और इम्पॉर्टेंट है जो अपने बीएससी या एमएससी के एग्जामिनेशंस होते हैं। तो आइए देखते हैं इसके बारे में कुछ बातें, कुछ जानकारियाँ। सबसे पहले हम जान लेंगे कि ये जो नाम है पिनाकॉल पिनाकोलोन वो कहाँ से आया। पिनाकॉल पिनाकोलोन जो है, नेम ऑफ द रीअरेंजमेंट कम्स फ्रॉम द कंपाउंड। ये जो नेम है रीअरेंजमेंट का, पुनर्विन्यास का, पिनाकॉल पिनाकोलोन पुनर्विन्यास या रीअरेंजमेंट, वो आया है पिनाकॉल से। दिस इज पिनाकॉल, जिसमें आप देखिए कि दो निकटवर्ती कार्बन जो कि विसिनल डायोल है या ग्लाइकॉल है, और विसिनल डायोल या ग्लाइकॉल के बारे में ही हम पढ़ रहे हैं, उन्हीं की प्रॉपर्टीज। तो ये जो दोनों के ऊपर निकटवर्ती कार्बन के ऊपर OH ग्रुप जुड़े हुए हैं, और ये जो निकटवर्ती कार्बन पर जो दूसरे प्रतिस्थापित हैं वो एल्काइल ग्रुप्स होने चाहिए कम से कम एक। तो ये जो कंपाउंड है इसे कहते हैं पिनाकॉल, जिसमें सबसे पहले इस चीज़ को देखा गया था और इस रीअरेंजमेंट को देखा गया था और स्टडी किया गया था। और ये जो है पिनाकोलोन, जो कि इससे जो है पुनर्विन्यास होकर पिनाकॉल से पिनाकोलोन उत्पाद प्राप्त होता है। तो ये दोनों नाम हैं, इनके ऊपर ही इस पुनर्विन्यास या रीअरेंजमेंट का नाम है। पहले देख लेते हैं इसका स्टेटमेंट कि कैसे इसको डिफाइन करें। व्हेन विसिनल डायोल्स और ग्लाइकॉल्स, विसिनल ग्लाइकॉल या विसिनल डायोल यानी दो निकटवर्ती कार्बन पर OH अगर है तो ऐसे अल्कोहल को हम विसिनल डायोल कहते हैं। और उसमें से अगर ग्लाइकॉल्स हैं यानी उनको ग्लाइकॉल भी कहा जाता है। विसिनल डायोल या ग्लाइकॉल आर ट्रीटेड विद एसिड। अगर इस प्रकार के विसिनल डायोल या इस तरह के जिसका दूसरा नाम है ग्लाइकॉल, उनको अगर हम एसिड के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो रीअरेंजमेंट होता है। दे अंडरगो रीअरेंजमेंट टू गिव एल्डिहाइड्स और कीटोन्स एज मेजर प्रोडक्ट। तो इनका एसिड के साथ अभिकृत करने पर इनमें पुनर्विन्यास होता है, और जिससे कि वो एल्डिहाइड या कीटोन मुख्य उत्पाद के रूप में प्रदान करते हैं। दिस इज कॉल्ड एज पिनाकॉल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट। इसको पिनाकॉल पिनाकोलोन पुनर्विन्यास या रीअरेंजमेंट के नाम से जाना जाता है। यदि जो स्ट्रक्चर है उसमें गुंजाइश हो, तो स्ट्रक्चर में अगर गुंजाइश हो, इफ स्मॉल अमाउंट ऑफ एलिमिनेशन प्रोडक्ट इज ऑल्सो ऑब्टेन्ड इफ द स्ट्रक्चर ऑफ द ग्लाइकॉल परमिट्स। या इसका मतलब ये है कि संरचना जो ग्लाइकॉल की है, जो स्टार्टिंग मटेरियल या फिर आप कह सकते हैं पिनाकॉल की संरचना में अगर कोई गुंजाइश होती है तो थोड़ी मात्रा में विलोपन अभिक्रिया का उत्पाद या एलिमिनेशन प्रोडक्ट भी इस अभिक्रिया के दौरान प्राप्त होता है। आइए देखते हैं जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पिनाकॉल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट। देखिए अभी इस रीअरेंजमेंट को अच्छी तरह से समझाने के लिए यहाँ पर Ca और Cb दोनों निकटवर्ती कार्बन को मार्क कर दिया गया है, जिसके ऊपर की दोनों OH ग्रुप्स हैं। और आप देख सकते हैं कि ये जो एल्काइल ग्रुप्स हैं उनको भी हमने अलग अलग मार्क किया है, R1 से लेकर R4 तक। और एसिड के साथ रिएक्ट होने पर एक रीअरेंजमेंट हुआ, और इस तरह से जो एक कार्बन है उसमें से OH चला गया और दूसरे कार्बन से H चला गया, और टोटल जो है आप कह सकते हैं एक H2O मॉलिक्यूल इन टोटल इसमें से निकल गया है। लेकिन आप ये भी देखें कि एक OH जो है वो ऑक्सीडाइज होकर C डबल बॉन्ड O में परिवर्तित हो गया, और उसमें से एक जो एल्काइल ग्रुप है वो निकटवर्ती कार्बन पर यहाँ पर पहुँच गया है। और जिस कार्बन पर ये ग्रुप माइग्रेट हुआ है या विस्थापित जाकर हुआ है, उसी कार्बन पर से एक OH ग्रुप बाहर निकल गया है। तो जहाँ से OH निकला उस पर साथ वाले कार्बन का एल्काइल ग्रुप आके उसमें अटैच हो गया, वो ये रहा। तो ईच कार्बन ऑफ द विसिनल ग्लाइकॉल हैज़ एटलीस्ट वन एल्काइल ग्रुप। हर जो कार्बन है विसिनल अल्कोहल का, उसका कम से कम विसिनल डायोल का या ग्लाइकॉल का, उसमें कम से कम एक एल्काइल ग्रुप इनमें से होना चाहिए। इन दिस रीअरेंजमेंट एल्काइल एराइल हाइड्रोजन इथॉक्सी कार्बोनाइल, ये रहा इथॉक्सी और ये कार्बोनाइल, इथॉक्सी कार्बोनाइल में एक्ट एज माइग्रेटिंग ग्रुप। तो इस तरह के रीअरेंजमेंट में जो एल्काइल ग्रुप्स है
एराइल ग्रुप्स है, हाइड्रोजन है या इथॉक्सी कार्बोनाइल ग्रुप है, ये माइग्रेट यानी विस्थापित होने वाले समूह हो सकते हैं। ग्लाइकॉल्स इन विच 4 आर ग्रुप्स आर डिफरेंट, जिनमें ऐसे ग्लाइकॉल जिसके अंदर ये चारों ग्रुप जो है एक दूसरे से डिफरेंट हो, तो उनके एक से अधिक प्रकार के प्रोडक्ट मिल सकते हैं, क्योंकि इनमें से कोई भी एक माइग्रेट हो सकता है या इन दोनों OH में से कोई भी एक OH ग्रुप जा सकता है और दूसरा OH ग्रुप जो है C डबल बॉन्ड O में कन्वर्ट हो सकता है। तो संभावनाएं, पॉसिबिलिटीज़ जो है वो बहुत अलग अलग तरह के भिन्न भिन्न प्रकार के उत्पादों के बनने की होती है, यदि ये चारों के चारों ग्रुप्स एक दूसरे से अलग हों तो किस प्रकार का प्रोडक्ट मिलेगा, विच प्रोडक्ट विल बी फॉर्म्ड, कैसा मिलेगा प्रोडक्ट, दैट डिपेंड्स, वो डिपेंड करता है 3 मुख्य बातों के ऊपर। पहला है विच ग्रुप इज माइग्रेटिंग, कौन सा ग्रुप माइग्रेट हो रहा है, रिएक्शन कंडीशंस क्या है, और नेचर ऑफ द सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट यानी जो स्टार्टिंग हमारा कंपाउंड है पिनोकॉल, जो कि जो उत्पाद बनता है उस उत्पाद में जो कार्बन नया बंध बनता है उसमें जो कार्बन प्रदान करता है वो उसको भी सबस्ट्रेट कहा जाता है। मोटा मोटा डेफिनेशन ये सबस्ट्रेट का होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो इन तीनों चीज़ों के ऊपर डिपेंड करेगा कि कौन सा उत्पाद हमें मिलेगा। विच ग्रुप माइग्रेट्स, कि कौन सा ग्रुप माइग्रेट होगा, इन सभी में से रिएक्शन कंडीशन क्या है, कि अभिक्रिया के कंडीशंस, टेम्परेचर वगैरह कैसे हैं, और जो सबस्ट्रेट, नेचर ऑफ द सबस्ट्रेट यानी जो स्टार्टिंग मटेरियल है वो कैसा है। सो लेट अस सी द मैकेनिज्म, या अभी देखते हैं। देखिए पिनाकोलन रीअरेंजमेंट में ये देखिए, ये अगर पिनाकॉल है, इसमें यहाँ पर 2 pH ग्रुप्स हैं, फिनाइल ग्रुप्स हैं, C6H5 ग्रुप्स हैं। अगर ये दोनों ये फिनाइल ग्रुप्स हैं और ये 2 मिथाइल ग्रुप्स हैं। इसमें देखिए एक दोनों में ही एसिड लिया गया है, दोनों कंडीशंस में। एक बार कोल्ड H2SO4 लिया गया है, दूसरी बार एसिटिक एसिड के साथ ट्रेस ऑफ H2SO4। ट्रेस ऑफ H2SO4 का मतलब ट्रेस यानी बहुत अल्प मात्रा में सल्फ्यूरिक एसिड को अगर लिया गया है, तो आप देख सकते हैं जो प्रोडक्ट प्राप्त होगा, जो पिनाकोलोन प्राप्त होगा, उसमें फिनाइल ग्रुप का माइग्रेशन हुआ है, यानी यहाँ से फिनाइल ग्रुप माइग्रेट हुआ है, यानी इस कार्बन पे जो फिनाइल ग्रुप जुड़ा हुआ था वो यहाँ पर आके इसमें जुड़ गया है। और अगर हमने कोल्ड सल्फ्यूरिक एसिड लिया है तो आप देख सकते हैं कि जो ये मिथाइल ग्रुप है वो माइग्रेट किया है। उसका मतलब ये जो मिथाइल ग्रुप था पहले यहाँ था, वो इस वाले कार्बन पे चला गया है। तो रिएक्शन कंडीशंस किस तरह से हैं उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। फिर टेम्परेचर कैसा है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि जो अल्टीमेट प्रोडक्ट होगा कौन सा होगा और कौन सा ग्रुप माइग्रेट करेगा। If one of the alkyl group is hydrogen, then aldehyde can be produced as well as ketones. अगर इन सभी में से, इन चारों में से एक भी कम से कम अगर हाइड्रोजन है तो चांसेस रहते हैं कि यहाँ जो प्रोडक्ट मिलेगा वो एल्डिहाइड या कीटोन में से कुछ भी हो सकता है। एट लोअर टेम्परेचर्स एल्डिहाइड्स आर प्रोड्यूस्ड, कम ताप पर एल्डिहाइड प्राप्त होता है जो कि विच कन्वर्ट्स टू कीटोन एट हायर टेम्परेचर। लोअर टेम्परेचर पर जो एल्डिहाइड प्राप्त होता है कम ताप पर, उसको अगर हम गर्म करते हैं तो हायर टेम्परेचर पे कीटोन में परिवर्तित हो जाता है। आइए देखते हैं इसके मैकेनिज्म के बारे में कुछ और बातें। देखिए मैकेनिज्म है, मैकेनिज्म इन्वॉल्व्स 1-2 शिफ्ट। 1-2 शिफ्ट यानी एक कार्बन से निकटवर्ती कार्बन पर, अगर कोई कार्बन है उस ये जो पहले कार्बन से दूसरे कार्बन पर जो आपस में जुड़े हुए हैं, तो एक को कहेंगे 1, दूसरे को कहेंगे 2। भले ही IUPAC नेमिंग इसके आगे कुछ भी ग्रुप जुड़े हुए हों, लेकिन IUPAC नेमिंग को छोड़कर सिर्फ रिएक्शन को समझाने के लिए जो आपस में जुड़े हुए नेबरिंग जो कार्बन होते हैं उनको 1 और 2 मार्क किया जाता है या नंबर किया जाता है ताकि रिएक्शन को समझाया जा सके। सो इस तरह का जो शिफ्ट जो पहले कार्बन से एक कार्बन से जो दूसरे कार्बन पर चले जाते हैं, जो आपस में बंधित कार्बन, बॉन्डेड कार्बन होते हैं, तो एक ग्रुप अगर एक कार्बन से दूसरे कार्बन में चला जाए तो ऐसे स्थिति में उसको 1-2 शिफ्ट कहा जाता है। तो ये रहा पिनाकॉल। पिनाकॉल में हमने कार्बन एटम्स को A और B मार्क किया है ताकि समझने में आसानी हो। पहला स्टेप जो है वो एसिड के द्वारा इनिशिएट हुआ और ये RDS है। R मतलब रेट, D यानी डिटरमिनिंग यानी निर्धारक, और S यानी स्टेप।
तो गति निर्धारक चरण है ये पहले वाला, क्योंकि ये स्लो है, स्लो गति से हो रही है रिएक्शन। और आप देख सकते हैं कि जो OH है उसका प्रोटोनेशन हो रहा है। तो फर्स्ट स्टेप में जहां आपने RDS लिखा है उसके साथ आप प्रोटोनीकरण भी लिख सकते हैं, प्रोटोनेशन भी लिख सकते हैं। तो अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो यहाँ लिखेंगे प्रोटोनेशन भी इसके साथ। और आप देखें कि जो OH है वो OH2 प्लस में कन्वर्ट हो गया है, क्योंकि ऑक्सीजन में यहाँ 2 बॉन्ड्स जुड़े हुए हैं, 2 बॉन्ड्स लगे हुए हैं, यहाँ पर 3 बॉन्ड्स हो गए। तो ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट या जो है O+ चार्ज लिए हुए हो गया, और ये एक अच्छा निष्कासित यानी गुड लिविंग ग्रुप में परिवर्तित हो गया। तो ये आसानी से निष्कासित किया जा सकता है, जबकि OH को आसानी से निष्कासित नहीं किया जा सकता। तो आप देखिए ये जो इंटरमीडिएट बना है उसे ऑक्सोनियम आयन इंटरमीडिएट कहा गया है। और जैसा कि अभी आपको बताया कि ये गुड लिविंग ग्रुप है, तो इसलिए कार्बन ऑक्सीजन बंध के इलेक्ट्रॉन्स जो है उसने ऑक्सीजन ने ले ली अपनी ओर, जो कि इस रेड तीर के निशान से दिखाया गया है। और उसी तरह से ये बॉन्ड टूट रहा है, जो कि डॉटेड लाइन से दिखाया गया है। तो कार्बन के ऊपर हो गया इलेक्ट्रॉन की कमी, तो C+ कार्बोनियम आयन के रूप में परिवर्तित हो गया। OH2 यानी H2O इसमें से निकल गया। तो कार्बोनियम आयन मध्यवर्ती बना, और साथ ही साथ जैसे ही ये निकल रहा है उसी के साथ ही साथ पिछली दिशा ऑपोजिट डायरेक्शन से इसी CB पर, CB जिससे OH2 निकला है अभी, उसी CB पर विपरीत दिशा से ऑपोजिट डायरेक्शन से R2 ने आक्रमण किया। और ये जो कार्बोनियम आयन मध्यवर्ती बना है उस पर एक और शिफ्ट हो जाता है इस तरह से, और ये न्यूट्रल हो जाएगा, उसके साथ वाला कार्बन पे प्लस चार्ज आ जाएगा। तो दिस इज कार्बोनियम आयन इंटरमीडिएट, यानी इसमें हुआ 1-2 शिफ्ट ऑफ R2 पिछली दिशा से ऑपोजिट डायरेक्शन से इसने अटैक किया या शिफ्ट किया इसके ऊपर, और ये जो Ca है उसके ऊपर आ गया प्लस चार्ज, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई। इसके साथ ही आप देखें कि फास्ट सैमल्टेनियस बैकसाइड अटैक, ये जो शिफ्ट है ये बहुत फास्ट है, तीव्र गति से हो रही है, और एक ही समय पे हो रही है, सैमल्टेनियस यानी एक ही समय पर। और कहाँ से हो रही है? बैक साइड से, विपरीत दिशा से। यानी अगर ये जो कार्बन है इसमें R4 और R3 ये दोनों एक दूसरे से भिन्न हैं, तो ये जो कार्बन होगा वो कार्बन जो होगा वो कायरल कार्बन होगा, यानी ऑप्टिकली एक्टिव कार्बन होगा। ऐसी स्थिति में जब R2 विपरीत दिशा से आया है, तो अगर ये प्लस आइसोमर था तो ये नेगेटिव हो जाएगा, यानी अगर ये डी आइसोमर था तो यहाँ L हो जाएगा। कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि इसका जो कॉन्फ़िगरेशन या इसका जो भी इसका कॉन्फ़िगरेशन था, इसका अभिविन्यास था, वो विपरीत हो जाएगा, इन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरह से आप देखें इसमें नो रेसिमाइजेशन नहीं होगा, रेसिमीकरण नहीं होगा, क्योंकि दोनों दिशाओं से आक्रमण होने की कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि जिस साइड से ये जा रहा है उसी साइड से आके यहाँ ये उसी साइड से जो है ये ग्रुप माइग्रेटिंग ग्रुप नहीं आ सकता, सिर्फ विपरीत दिशा से ही आ सकता है। तो इसमें रेसिमीकरण नहीं होगा, केवल इन्वर्शन होगा या प्रतिपन्न होगा। ये जो कार्बोनियम आयन नया बना, इसके R2 के माइग्रेशन के बाद जो ये कार्बोनियम आयन बना है वो स्टेबलाइज होता है इस ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा। देखिए ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स की कमी को पूरा करने के लिए। तो Ca जो कार्बोनियम आयन है उसके इलेक्ट्रॉन्स की कमी पूरी हुई इस तरह से ऑक्सीजन के द्वारा, और जिससे कि ऑक्सोनियम आयन बना, जो कि जिसपे कि ऑक्सीजन के ऊपर प्लस चार्ज है। यानी ये जो कार्बोनियम आयन है ये भले ही टर्शरी ना हो तो भी ये ज़्यादा स्टेबल इसलिए है क्योंकि इसके ऊपर जो ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है वो इसको कार्बोनियम आयन को ज़्यादा स्टेबल करता है। तो यहाँ अगर ये टर्शरी कार्बोनियम आयन बनता है, यानी दोनों एल्काइल ग्रुप्स हैं, ऐसी स्थिति में भी ये 1-2 शिफ्ट हर हालत में होगा, क्योंकि बनने वाला जो कार्बोनियम आयन है वो ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा स्थायी होता है, और जो ऑक्सोनियम आयन बनता है क्योंकि ऑक्सीजन के ऊपर आ गया प्लस चार्ज, इसने अपने इलेक्ट्रॉन्स दे दिए इस वजह से, तो जो ऑक्सोनियम आयन बनता है वो फर्दर स्टेबलाइज हो जाता है। इस ऑक्सीजन हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स को, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को उसने अपनी ओर लिए, क्योंकि ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और ये बॉन्ड टूट जाता है। इसको डॉटेड लाइन से ब्रेक करके आप दिखा सकते हैं, आंशिक बंध के लाइन के द्वारा
ऐसे करके डॉटेड लाइन से दिखा सकते हैं कि बंध टूट रहा है। जैसे हमने यहाँ पर बंध का टूटना दिखाया है, वैसे यहाँ आप टूटना दिखा सकते हैं नोट्स में अपने। और आप देखिए H+ यहाँ से निकल गया, विदाउट इलेक्ट्रॉन्स निकल गया है। और इस तरह से यहाँ जो C डबल बॉन्ड O है वो यहाँ से यहाँ ये प्राप्त हुआ उत्पाद के रूप में, यानी इस COOH से C डबल बॉन्ड O मिल गया है। तो दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ पिनाकोल-पिनाकोलोन रिएक्शन। अब देखते हैं कि मैकेनिज्म के बारे में कुछ बातें। 1,2 माइग्रेशन टेक्स प्लेस इवन इन द केस ऑफ टर्शरी कार्बोनियम आयन। अभी आपको बताया था कि 1,2 माइग्रेशन जो है टर्शरी कार्बोनियम आयन के केस में भी होगा। इसका कारण बिकॉज 2 कारण हैं। फर्स्ट, कार्बोनियम आयन स्टेबलाइज्ड बाय ऑक्सीजन एटम इज मोर स्टेबल दैन टर्शरी कार्बोनियम आयन। ये देखिए, अगर ये जो कार्बोनियम आयन है ये टर्शरी कार्बोनियम आयन होने के बावजूद भी ये लेस स्टेबल इसलिए है क्योंकि इसके शिफ्ट से बनने वाला ये जो आयन है, नया कार्बोनियम आयन, ये ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा स्थायी होता है। तो इट इज़ ऑक्सीजन के द्वारा स्थायी होने वाला कार्बोनियम आयन है मोर स्टेबल। पहली बात तो ये। द न्यू कार्बोनियम आयन कैन इमीडिएटली स्टेबलाइज इटसेल्फ बाय लूजिंग अ प्रोटॉन। जो नया कार्बोनियम आयन बना है वो बहुत ही जल्दी से इमीडिएटली तीव्र गति के साथ ये एक प्रोटॉन लूज कर जाता है, निकल जाता है इसमें से, और वो स्टेबल होकर उत्पाद प्राप्त करता है। तो इन दोनों कारणों से माइग्रेशन हर हालत में होगा ग्रुप का, चाहे वो टर्शरी कार्बोनियम आयन मध्यवर्ती ही क्यों ना बने। तो ये एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जिसे ध्यान में रखिएगा। स्टीरियोकेमिस्ट्री देखिए, इन्वर्शन ऑफ कन्फिगरेशन ऑफ एसिमेट्रिक कार्बन। जो एसिमेट्रिक कार्बन है जहाँ पर माइग्रेशन हो रहा है उस कार्बन का जो कन्फिगरेशन है, विन्यास है, उसका प्रतिबंध या विलोपन हो जाता है। सो लेट अस सी द नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन। विच OH ग्रुप विल बी रिमूव्ड। कौन सा OH ग्रुप जो है वो रिमूव होगा। देखिए 2 OH ग्रुप हैं, कौन सा रिमूव होगा ये समझ में नहीं आता है। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस, नोट करके रखिएगा। और वो ये कि उसके ऊपर पहला पॉइंट देखिए, द OH ग्रुप इज रिमूव्ड एज H2O। OH ग्रुप को जो है H2O के रूप में निकाला जाता है क्योंकि उसका OH ग्रुप का जो है प्रोटोनीकरण होता है, तो ये OH2+ में बदल जाता है। हमने अभी मैकेनिज्म में देखा। तो पोलर इफेक्ट्स विच मेक CO बॉन्ड वीक विल हेल्प द रिलीज ऑफ OH ग्रुप। तो इसका मतलब जो है OH ग्रुप का टूटना पहला स्टेप होता है। तो वो जो कारक, वो जो फैक्टर्स जो CO बॉन्ड को कमज़ोर कर देते हैं, वीक कर देते हैं, वो जो है उससे तय होगा कि कौन सा OH ग्रुप हटेगा। आप देखिए यहाँ पर 2 OH ग्रुप्स हैं और एक में मिथाइल ग्रुप है और एक में यहाँ फिनाइल ग्रुप है। आप देख सकते हैं मिथाइल ग्रुप अपने इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है +I प्रभाव के द्वारा। इसमें जो +I प्रभाव जो है वो +R प्रभाव की तुलना में कमज़ोर है। तो यहाँ देखिए वीक इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट है। आपको ये भी मालूम है कि +I प्रभाव के द्वारा इलेक्ट्रॉन्स का आंशिक या पार्शियल डिस्प्लेसमेंट होता है, जबकि रेजोनेंस के द्वारा जो है इलेक्ट्रॉन्स का कंप्लीट डिस्प्लेसमेंट या पूर्ण डिस्प्लेसमेंट होता है। तो ये आप देखें कि रेजोनेंस से देखिए इलेक्ट्रॉन्स ये जा रहे हैं जैसे कि एरोस के द्वारा दिखा गया है, और ये इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पुश करते हैं जिसकी वजह से ये जो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स जो वो है ऑक्सीजन आसानी से निकाल के ले सकता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स की कमी को जो आने वाली इलेक्ट्रॉन्स की कमी उसको फिनाइल ग्रुप अपने इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा पूरा करता है। मोर ओवर जो ऑक्सीजन है वो क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव है इन दोनों की तुलना में, कार्बन और ऑक्सीजन की तुलना में, तो इलेक्ट्रॉन्स को वो खींचता है और आसानी से खींच सकता है क्योंकि यहाँ से ये वाला जो ग्रुप है वो +R प्रभाव के द्वारा इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन्स दे भी रहा है। तो दिस बॉन्ड इज वीकर, ये इसकी तुलना में स्ट्रॉन्ग है। तो ये बॉन्ड वीक है इसीलिए वीकर, ये बॉन्ड वीक है इसीलिए आसानी से टूटेगा। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिए स्पेशली फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस। आइए पढ़ते हैं इसका सेकंड रीज़न।
Relative stability of carbonium ion formed also decides which OH group will be lost. कि जो OH ग्रुप के जाने के बाद जो कार्बोनियम आयन बनता है उसका क्या स्टेबिलिटी है, उसका क्या स्थायित्व है, वो भी निर्धारित करता है कि कौन सा OH ग्रुप जाएगा, कौन सा OH ग्रुप फर्स्ट स्टेप में निकल जाएगा। उसका मतलब ये है कि स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बोनियम आयन, तो फर्स्ट कार्बोनियम पहले स्टेप के आखिर में जो कार्बोनियम आयन बनता है उसका स्थायित्व क्या है। अगर वो ज़्यादा स्थायी है तो वो वाला OH ग्रुप टूटेगा, कम स्थायी है तो वो OH ग्रुप नहीं टूटेगा। सो लेट अस सी, ये एग्जांपल है हमारे हाथ में। यहाँ देखिए इस वाले कार्बन पे दोनों पीएच ग्रुप्स हैं, इसमें एक H है एक R है। कौन सा ग्रुप माइग्रेट होगा, दोनों पॉसिबिलिटीज देखते हैं। पहली पॉसिबिलिटी ये वो देखिए जिसमें H+ लगा तो जो है इस OH को इसने प्रोटोनेट किया और इसमें से H2O निकल गया और ये वाला कार्बन जो है वो कार्बोनियम आयन में परिवर्तित हो गया। इस वाले कार्बन पे अभी कोई चेंज नहीं है। अब देखिए जो ये जो कार्बोनियम आयन बना इसको स्थायी जो कर रहा है वो ये फिनाइल ग्रुप है। कितने फिनाइल ग्रुप हैं इस वाले कार्बन पर, इस वाले कार्बन पर 1 और 2 फिनाइल ग्रुप हैं। यानी ये जो इलेक्ट्रॉन की कमी आई इस कार्बन के, यानी कार्बोनियम आयन जो ये बना है ये इसके और इसके इलेक्ट्रॉन जो पाई बंद हैं उनके डीलोकलाइजेशन के द्वारा ये स्थायी हो जाएगा। जैसा कि आप देख रहे हैं ये एक संरचना बनी है मात्र, और इसके अलावा इस बेंजीन रिंग की वजह से टोटल 3 अनुनादी संरचनाएं बनेंगी, इसकी वजह से 3 बनेंगी। यानी जो क्योंकि हर बार जो चार्ज है ऑर्थो और पैरा इन जगह पे ये शिफ्ट होंगे चार्ज। इसी तरह से इस वाले बेंजीन रिंग में जो ये वाला बेंजीन रिंग है इसमें भी दोनों ऑर्थो में 2 और एक यहाँ पैरा पे 3, तो 3 जगह पे चार्जेस डिस्प्लेस होंगे। टोटल जो है 6 जो है चार्ज का डीलोकलाइजेशन 6 पोजीशन पे होगा। और इस तरह से ये जो कार्बोनियम आयन है, ये वाला जो कार्बोनियम आयन है वो काफ़ी स्टेबल होगा। तो ये कार्बोनियम आयन जो बहुत स्टेबल है वो तभी बना जब ये वाला OH ग्रुप निकल गया। सो अब इसके बाद बैक साइड 1-2 शिफ्ट हुआ R ग्रुप का, क्योंकि कार्बोनियम आयन यहाँ बना है तो साथ वाले कार्बन से ही OH ग्रुप निकलेगा, साथ वाले कार्बन से ही एल्काइल ग्रुप जाएगा, तो उसका माइग्रेशन हुआ। तो देखिए ये दोनों पीएच ग्रुप्स ये हैं और ये वाला पीएच ग्रुप और ये वाला पीएच ग्रुप, वो ये दोनों पीएच ग्रुप्स हैं और ये जो एल्काइल ग्रुप है वो यहाँ से इस वाले कार्बन पर आ गया है। तो ये 1-2 शिफ्ट हुआ बैक साइड से। उसके बाद जो है यहाँ पर आप कह सकते हैं कि फिर रेजोनेंस हुआ और ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन्स देके C+O बना के इस कार्बोनियम आयन को स्टेबलाइज किया, और जहाँ उसके बाद ये बॉन्ड ब्रेक हुआ क्योंकि इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन ने अपने ऊपर लिए, जो कि हमने अभी मैकेनिज्म में देखा था। और ये जो C+O+H है ऑक्सोनियम आयन है वो C+O में कन्वर्ट हो गया। यानी जो ये वाला जो OH है वो C+O में कन्वर्ट हो गया और निकटवर्ती कार्बन से जो है सबसे पहले OH ग्रुप निष्कासित हुआ था। अब दूसरा ये है फर्स्ट रूट, तो ये तो बनेगा क्योंकि इसमें जो कार्बोनियम आयन है वो इन दोनों फिनाइल ग्रुप से स्टेबलाइज हुआ है रेजोनेंस के द्वारा। अब अगर ये वाला OH ग्रुप निकलता है तो फिर ये कार्बोनियम आयन बनेगा, लेकिन इस कार्बोनियम आयन को स्टेबलाइज करने के लिए, इसकी कमी को, इलेक्ट्रॉन की कमी को स्टेबलाइज करने के लिए केवल R ग्रुप है, जो कि अपने +I प्रभाव के द्वारा, जिससे कि आंशिक इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट होता है, विस्थापन होता है, उसके द्वारा इस कार्बोनियम आयन को स्थायी करने की, स्टेबलाइज करने की कोशिश करेगा, जो कि बहुत कम प्रभावशाली होगा इन दोनों के रेजोनेंस इफेक्ट की तुलना में। तो इसीलिए अगर चॉइस दी जाए तो फिर ये वाला जो कार्बोनियम आयन है वो कभी नहीं बनेगा। यानी आप ये कह सकते हैं ये जो OH ग्रुप है वो कभी नहीं हटेगा, हमेशा ये वाला जो OH है, ये OH है, वही फर्स्ट स्टेप में निकलेगा और इस तरह का जो कार्बोनियम आयन बनेगा, जिससे कि ये वाला उत्पाद प्राप्त होगा। ना तो ये बनेगा, और इसलिए नहीं बनेगा तो इससे ये वाला उत्पाद भी हमें प्राप्त नहीं होगा। तो ये वाला जो रूट है वो नहीं होगा, ये वाला जो रूट है वो
होगा। तो ये जो है चॉइस है, ये आपके नेट के और जैम के एग्जामिनेशंस में आता है, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में ये चीज़ पूछी जाती है, एमएससी में पूछी जाती है। तो इसको नोट करके रखिएगा। हम अपने जो नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे माइग्रेटरी एप्टीट्यूड इन पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट, और बताएंगे हम आपको सेमी पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट के बारे में। मुझे उम्मीद है कि आज जो इन्फॉर्मेशंस आपको दी गई हैं वो आपको समझ में आया होगा। कीप ऑन मेकिंग नोट्स एंड थैंक यू फॉर बीइंग विद मी।